नमस्कार जी, कैसा चल रहा? सब बढ़िया। आज आपके लिए लाई हूँ एक कंथ जो जीवन मृत्यु का सवाल लेकर आता है। नाम है इंश्योरेंस एजेंट। ये कंथ खुशवंत सिंह जी की सरकास्टिक कलम से है। खुशवंत जी का जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। पत्रकार के रूप में उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। 1980 से 1986 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक जिंदादिल इंसान की तरह पूरी कर्मठता के साथ जिया। उनके प्रमुख प्रकाशित उपन्यास हैं पाकिस्तान मेल, सनसेट क्लब, टाइगर टाइगर, बोलेगी ना बुलबुल, और कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जैसे विष्णु का प्रतीक, एक और की तस्वीर, लाल ताई, ईश्वर की आवाज़, इंश्योरेंस एजेंट आदि। उनकी इंग्लिश में लिखी कहानियों का अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में हुआ। 20 मार्च 2014 को ये खुशनुमा जिंदादिल इंसान उस पार चला गया। तो शुरू करती हूँ खुशवंत जी की लिखी कहानी इंश्योरेंस एजेंट। हेलो हेलो हेलो, उसने अपनी बाहें आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर उसने मुझे अपनी आगोश में कसकर जकड़ लिया और बार बार गले लगाकर अपना प्यार जताया। हेलो, मैंने दबी आवाज में उसका जवाब दिया और उसकी चंगुल से अपने को मुक्त करने की चेष्टा की। कैसे हो मेरे दोस्त? उसने मुझे कई बार इतने जोर जोर से थपथपाया कि मेरे बनावटी दांत हिलने शुरू हो गए। कैसा योरेंस चल रहा है? बीवी कैसी है? और बच्चे सब ठीक? थैंक यू, मैंने धीरे से कहा और अपने दांत वापस जगह पर लगाए। सब ठीक है, थैंक यू। क्या उसने मुझे कोई और समझ लिया था? मैं तो कुंवारा था और इज्जतदार कुंवारा, और बच्चे बच्चे तो मेरे थे ही नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वह कहता रहा। लेकिन अब वह मुझे देख नहीं रहा था। वह पार्टी के लिए जमा लोगों का जायजा ले रहा था और बेध्यानी से ठीक है कहता जा रहा था। एक दोस्त जिसने मुझे देख लिया था मेरे पास आया। इससे पहले कि वह मुझसे बात करता, इस अजनबी ने आह भरकर उसे भी बाहों में भर लिया और हेलो 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 कहकर गले से लगा लिया और मेरे दोस्त की पीठ ठोकी। फिर उसकी बीवी और बच्चों के बारे में पूछने लगा। उसने भी हाँ ठीक है कहकर जवाब दिया। लेकिन वह भी कुंवारा था और मेरी जानकारी के अनुसार उसका किसी से संबंध भी नहीं था। जब वह कमरे में दूसरी तरफ चला गया, मैंने अपने मित्र से पूछा, यह आदमी कौन है? मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। वह बोला, मैं तो समझा तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है जिससे वह तुमसे बात कर रहा था, और तुमसे भी तो ऐसे ही बात कर रहा था। चलो मेज़बान से पूछते हैं। हम भीड़ से रास्ता बनाते हुए मेज़बान की तरफ गए। मेरे मित्र ने पूछा, यह तुम्हारा दोस्त कौन है? वह आदमी इस वक्त एक और को अपने बंधन से मुक्त कर रहा था और किसी और को जकड़ने के लिए हेलो 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 करता आगे बढ़ रहा था। मज़ेदार आदमी है, मेज़बान ने कहा। मैंने तो समझा कि तुम उसे लाए हो। बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त ने कहा। मैंने तो कभी इसे देखा ही नहीं। किसी और के साथ आया होगा, हो सकता है। मेज़बान ने माफ़ी सी मांगते हुए कहा, खैर कोई बात नहीं, लगता है वह बहुतों को जानता है। मेरे दोस्तों के दोस्तों का हमेशा मेरे यहाँ स्वागत है, ख़ास तौर पर अगर वे दोस्ताना व्यवहार करते हों। दोस्ताना व्यवहार सही शब्द नहीं था। यह आदमी हर एक के साथ ज़्यादा ही रोमांस करता लगता है। अब तक वो हर आदमी के गले लग चुका था और दरवाजे पर हमारी तरफ ही चला आ रहा था। क्यों यार? यह कहकर उसने मेज़बान को बाहों में भर लिया और कहने लगा, शानदार पार्टी है, बड़ी शानदार। मुझे निमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अब मैं निकलता हूँ, और भी 2 पार्टियों में जाना है। मैं जानता हूँ कि वे इतनी शानदार नहीं होंगी, लेकिन जाना तो है ही। गुड बाय। उसने दोनों हाथ हिलाए, फिर चारों तरफ देखकर गुड बाय ऑल कहा और वहाँ से गायब हो गया। यह कौन था? यह सवाल पार्टी का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा था। लगता था कि उसे कोई भी नहीं जानता था। अगर कोई जानता था तो वह पार्टी में आया कैसे? इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चिड़चिड़े से लोग उसे गेट क्रैशर कहते थे।
गेट क्रैशर जो हर जगह ज़बरदस्ती घुस पड़ते हैं। पर यह जैसा मैं कहता हूँ, चिड़चिड़े लोग ही ऐसा कहते हैं। वह शहर में नया ही आया था, लेकिन उस दिन से हमें वह हर जगह दिखाई देने लगा। घरेलू पार्टियों में, सरकारी कार्यक्रमों में, राजनीतिक सभाओं में, धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, शादियों में, धार्मिक संस्कारों में, यहाँ तक कि शव यात्राओं में भी वह हर जगह आकर्षण का केंद्र होता था। उसकी जोश से भरी हेलो 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 हर जगह सामान्य बातचीत से ऊपर सुनाई देती थी। मिस्टर स्वामी, हाँ यही नाम था उसका, मिस्टर स्वामी। समाचार पत्रों में हर रोज उसका यही नाम छपता था। प्रेस का भी बड़ा प्रिय था। वह हर कार्यक्रम में उपस्थित, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था जहां वह दिखाई ना दे, और सबके फोटोग्राफ्स में वह सबसे आगे खड़ा नजर आता था। मेहमानों का स्वागत करता, भले वे मेजबान के परिचित हों या न हो। लोगों को मालाएं पहनाता, भले ही माला पहनाने का अवसर हो या न हो। और प्रमुख लोगों से उसी समय बातें करता जब उनकी फोटो खींची जा रही हो। दरअसल मिस्टर स्वामी और प्रेस फोटोग्राफर्स के बीच कोई टेलीपैथी संबंध बन गया लगता था। जब कभी वह अपनी मूंछों को मोड़कर ऊपर करता, तब आपके लिए यह मानना जरूरी हो जाता था कि कोई फोटोग्राफर उसके सामने है। इसके बाद वह अपनी टाई ठीक करता। जब वह किसी से बात करते करते अचानक चुप हो जाए, तो आपको मान लेना पड़ता कि उसके दिमाग में कहीं से गुप्त संदेश आ रहे हैं कि फोटोग्राफर आ रहा है। वह आपका वाक्य अधूरा छोड़कर किसी और तरफ अपनी बाहें उठाए किसी को भी गले लगाने के लिए चल पड़ता। कैमरे का शटर दबते ही वह अपना काम कर लेता। वह कभी फोकस से बाहर नहीं होता था। अगर कोई यह नहीं जानता होगा कि मिस्टर स्वामी कौन है, तो वह तुरंत उसकी सहायता भी करता। फिर कहता, फोटो मुझे भी भेजना, मेरा नाम स्वामी है, SWAMI, समझे, स्वामी, और यह मेरा कार्ड है। दुर्भावपूर्ण यानी चिड़चिड़े लोग कहते थे कि मिस्टर स्वामी को प्रचार प्रिय है और वे अखबार में छपने वाले फोटो की कीमत भी अदा करता है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि दुर्भावपूर्ण चिड़चिड़े लोग ही ऐसी बातें करते हैं। मिस्टर स्वामी तो हमेशा यही कहता था कि उसे प्रचार पसंद नहीं है, और वह ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाता था। और वह फोटोग्राफरों को पैसे दे, इसकी भी कोई वजह नहीं थी। वह हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानता था और उसकी बातचीत में हर महत्वपूर्ण आदमी का नाम आता ही रहता था। ऐसा हर आदमी उससे सलाह मशवरा करता ही रहता था और उसकी राय का फायदा भी उठाता था। जैसा मैंने अपनी पिछली लंदन विजिट में विंस्टन से कहा, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कुछ कहते हुए उसका पहला वाक्य यही होता था, कौन विंस्टन? कोई डरते डरते पूछ बैठता, तुम विंस्टन को नहीं जानते? विंस्टन चर्चिल और कौन? मेरे पुराने दोस्त हैं, सालों से जानता हूँ उन्हें। मैंने उससे कहा, सुनो विनी, अगर तुम युद्ध जीतना चाहते हो तो तुम्हें यह करना चाहिए। यह स्वामी की राय थी जो उसने विंस्टन चर्चिल को दी। चर्चिल ने उसकी बात को समझा और कहा कि आप और नेताओं को भी यह बताएं। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मिस्टर स्वामी की चर्चाओं में विंस्टन, जो, फर्डिनेंड, इमन, आइक और दूसरों के नाम टपकते ही रहते थे। इसी तरह वह राष्ट्रीय और बिजनेस व्यापार के विशिष्ट लोगों को भी जानता था। दरअसल वह महत्वपूर्ण ईसाई नाम इस तरह मुंह से निकालता रहता था जैसे पान की पीक, जैसे वे बार बार बाहर थूकता चला जाता था। अब दुर्भावपूर्ण यानी चिड़चिड़े लोगों के अनुसार मिस्टर स्वामी घमंडी था, लेकिन ऐसे लोग हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। मिस्टर स्वामी हम जैसे मामूली लोगों से भी बात करने में परहेज नहीं करता था और ज़रूरत पड़ने पर अपनी समस्याओं पर भी हमसे राय लेता था। तब वह हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता, सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अकेले में। फिर वो बड़ी मिस्टीरियस सी आवाज़ में पूछता, ये फ्रांस कैसी जगह है? यहाँ आप बहुत दिन तक रहे हैं, ज़रूर जानते होंगे। फ्रांस? हम कहते, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। क्या आप वहाँ जा रहे हैं? मिस्टर स्वामी मुस्कुराता, छुट्टी मनाने? मेरे पास छुट्टी मनाने का टाइम कहाँ है, लेकिन ये बात अपने तक ही रखना, मैंने अभी फैसला नहीं किया है। मिस्टर स्वामी ने दूसरों से भी अमेरिका, इंग्लैंड, इटली और स्विट्ज़रलैंड के बारे में इसी तरह पूछताछ की थी
और उन्हें भी इसी तरह यह बात जाहिर न करने का आग्रह किया था, क्योंकि अभी तक वह पक्का नहीं कर पाए थे। हम नहीं जानते थे कि पक्का करने के लिए उन्हें और क्या चाहिए था। क्या उन्हें राजदूत का पद दिया जा रहा था? उन्होंने ये बात अपने मुंह से तो कभी नहीं कही, लेकिन उनकी आंखों के हाव भाव, अनिश्चय की दृष्टि, चिंता और जिम्मेदारी से यही लगता था कि उन्हें किसी देश के राजदूत या किसी राज्य के गवर्नर के पदों में से ही अपना चुनाव करना है। फिर कुछ समय बाद जब हम उनसे पूछते कि क्या आपने फैसला कर लिया, तो वह थकी हुई मुस्कान के साथ कहते, मैं तो चाहता था कि हाँ कर दूं, लेकिन ये लोग दफ्तर से मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ बहुत कुछ करने को है और करने वाले बहुत कम हैं। दुर्भावनापूर्ण लोग कहते थे कि मिस्टर स्वामी फिजूल बात करते हैं और उनका काम कोई खास नहीं है, लेकिन यह बात भी सही नहीं लगती थी। वैसे भी हम यह नहीं जानते थे कि वे करते क्या हैं, सिर्फ ये कि वे बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे अक्सर इशारे में कहते थे कि वे जीवन के लिए कार्य करते हैं। इसका मतलब कुछ भी हो, उनकी आमदनी अच्छी थी। हालांकि उनका कद छोटा था, उनका पेट कुछ बड़ा ही था, उनकी तोंद दिखाई देती थी, और मेरे हिसाब से ऐसी तोंद पैसे वालों की ही होती है। वह हमेशा कीमती बास्केट पहनते थे जिसके ऊपर सोने की चेन लटकती रहती थी। वह जो भी कपड़े पहनते थे ज़रूरत के मुताबिक, यूरोपियन या भारतीय, वे साफ सुथरे और अच्छे होते थे। बाल सावधानी से कढ़े हुए, मूछें मोम लगाकर नुकीली की हुई और कपड़ों पर इत्र की खुशबू, जूते बढ़िया पॉलिश किए हुए और नए जूतों की तरह आवाज करने वाले। कपड़े और रख रखाव के अलावा ऐश्वर्य के और भी निशान उनके साथ जुड़े थे। वे शहर के सब क्लबों और सोसाइटियों से भी जुड़े थे, और हालांकि वे हमेशा शिकायत करते थे कि क्लब वगैरह के लिए उनके पास वक्त नहीं है, पर वो हर शाम को 3-4 क्लबों में देखे जा सकते थे। और यही बात खत्म नहीं होती थी। हम में जो लोग उन्हें जानते थे उन अपनी आंखों से उनकी समृद्धि देखते रहते थे। वे चाहे 1 आने का पान खरीदे या 2 आने की दिया सिलाई, वे हमेशा 100 रुपए का नोट दुकानदार को पकड़ाते थे। कहते थे, चिल्लर लेके नहीं चलता, जेब भारी हो जाती है। 100 रुपए के नोट ही हल्के रहते हैं। वह हमें अपना बटुआ भी दिखाते थे जिसमें हरे कागज भरे नजर आते थे। अगर यह अमीरी नहीं है तो और क्या है? मिस्टर स्वामी क्या काम करते हैं, इसका पता हमें उनके शहर में रहना शुरू करने के कुछ समय बाद पता चल गया। अब तक उन्होंने शहर के हर नागरिक से बातचीत कर ली थी और उनकी पत्नियों तथा बच्चों की सेहत की पूछताछ भी कर ली थी। वह कई दफ़ा लोगों के दफ्तरों में भी पहुंच जाते थे। बस इधर से गुजर रहा था, उनसे मिलना किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब साधना नहीं होता था और वह लोगों की सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। वह दुनिया के हर विषय पे बात कर सकते थे। कुछ हद तक उन्हें दार्शनिक भी कहा जा सकता है। वो जिस तरह दुनिया को मायाजाल बताते थे, कहते थे कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, और अगर कुछ निश्चित है तो वह है मृत्यु। उससे आपको अपने लिए चिंता होने लगती थी। वे पैगंबर की तरह घोषणा करते, जिंदगी में अगर कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है तो वह है मनुष्य की मृत्यु। और फिर सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर कहते, और ये उनके लिए इतनी बुरी नहीं होती जो मरते हैं, उनके लिए होती है जो उनके पीछे जीवित बचे रहते हैं। यह सुनकर लोग उनके बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते थे। दुर्भावपूर्ण यानी चिड़चिड़े लोग इसे उनकी बेचने वाली बातें यानी मार्केटिंग टैक्टिक्स मानते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, यह जाने बिना कि मिस्टर स्वामी के पास बेचने को क्या है। वे ये सब कैसे कह सकते थे? इसके अलावा मिस्टर स्वामी जो कहते थे उसमें गहरी सच्चाई भी तो होती थी। वह गहरी सच्चाइयों को और भी ज्यादा गहराई से पेश करने में माहिर थे और इसे व्यक्ति से सीधा जोड़ देते थे। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। एक दिन सवेरे के अखबारों ने हमें सूचना दी कि नगर निगम के एक पूर्व अध्यक्ष की पत्नी का देहांत हो गया। यह अध्यक्ष इतने ज्यादा समय पहले रिटायर हो गए थे कि लोग उनके बारे में सब कुछ भूल भाल गए थे। उनकी उम्र 80 की हो चुकी थी और न वह पैसे वाले थे, न समाज के लिए उन्होंने कुछ किया था। वो डींग मारने वालों की चर्चा का विषय बनने लायक नहीं थे।
इसलिए दुर्भावपूर्ण लोगों को यह आशा नहीं थी कि मिस्टर स्वामी उनकी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल होने जाएंगे, लेकिन वह वहां बाकायदा मौजूद थे और महिला की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा दुखी भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हम सबको गले लगाया, लेकिन इस समय हेलो 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 कहकर नहीं, बल्कि रो रो के और जोर जोर से रो रो कर हमें अपनी बाहों में भर लिया। उनके रुदन से हम सब बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे कि महिला जरूर उनकी घनिष्ठ संबंधी रही होंगी, परंतु सच्चाई यह थी कि वह न पूर्व अध्यक्ष से कभी मिले थे और न उनकी दिवंगत पत्नी से। लेकिन मिस्टर स्वामी बड़े भावुक व्यक्ति थे जो दूसरों के शोक में सहभागी होना चाहते थे। जब पूर्व अध्यक्ष बाहर आए तब वह उनके गले से लिपट गए और देर तक जोर जोर से रोते हुए आंसू बहाते रहे। लगने लगा कि पूर्व अध्यक्ष से ज्यादा उन्हें सांत्वना की जरूरत है। जब वे शांत हो गए तब उन्होंने परिवार वालों को धीरज बंधाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको समझाया कि ये जिंदगी तो आनी जानी है और इसे स्वीकार किए बिना चारा नहीं है। हर एक को एक दिन जरूर मरना है। उन्होंने गहरी आह भरकर पूर्व अध्यक्ष महोदय से कहा, ऊपर वाले ने आपकी प्रिय अर्धांगिनी को उठा लिया है, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, लेकिन आपको अपने बच्चों और नाती पोतों की देखभाल के लिए छोड़ दिया है। अब सोचिए, अगर वह पहले आपको उठा लेता और आपकी पत्नी को बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ जाता तो उनकी क्या हालत होती। वृद्ध महाशय ने स्वीकार कर लिया कि ईश्वर न्यायकारी और दयालु दोनों है, लेकिन अब उनका भी नंबर आ गया है और उनके बाद वह उनके परिवार की देखभाल करेगा। जी हाँ, इसमें क्या शक है, जरूर करेगा। ईश्वर महान है और अपने बनाए गए प्राणियों को भोजन देता है, लेकिन यह मनुष्य का अपना कर्तव्य भी है कि वह अपने भविष्य की सुरक्षा का उपाय करे। इसके लिए उसने उन्हें बुद्धि भी तो दी है। वृद्ध महाशय ने मिस्टर स्वामी की दोनों बातें स्वीकार कर ली कि वह उदार है और मनुष्य को भी भविष्य के लिए अपना प्रबंध करना चाहिए। उनकी ये बातचीत तब तक चलती रही जब तक वह हम शवदाह स्थल नहीं पहुंच गए। यहाँ फिर रोने धोने और धीरज बंधाने का दौर शुरू हुआ। यहाँ मिस्टर स्वामी पूर्व अध्यक्ष के साथ लंबी दार्शनिक चर्चा करने लगे, इसलिए लोगों ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। मिस्टर स्वामी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और पढ़कर पूर्व अध्यक्ष को सुनाने लगे। हमने समझा कि जरूर कोई धर्मोपदेश होगा, क्योंकि वह उसकी हर लाइन को कई दफा पढ़ते नजर आते थे। हमें लगा कि वह उसके हर उपदेश से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर कई जगह कुछ लिखा भी। अंत में मिस्टर स्वामी मुस्कुराते नजर आए, जिससे स्पष्ट था कि वृद्ध महाशय के धर्म परिवर्तन से वह संतुष्ट है। उन्होंने महाशय जी की पीठ थपथपाई और संस्कार समाप्त होने से पहले वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक और संस्कार में जाना है। दुर्भावना से नाक तक भरे लोगों ने कहा कि देख लो, मिस्टर स्वामी इंश्योरेंस एजेंट हैं और उन्होंने महाशय जी को एक पॉलिसी बेच दी है। लेकिन जैसा मैं कई दफा कह चुका हूं, ऐसे लोग और क्या कहेंगे। तो एक अंत यहीं तक था। आपकी भी कभी हुई टक्कर ऐसे किसी गुणीजन से जो पल भर के लिए आपको सम्मोहित सा कर देता है और कोई स्कीम बेचकर चलते बनता है, और अमूमन उस पर्टिकुलर स्कीम की लास्ट डेट उसी दिन या अगले दिन ही होती है। इसलिए आपको उस स्कीम का भागीदार बनना बहुत बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना करके यू नेवर नो आप कब गरीब के गरीब श्रेणी में ही रह जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी कड़ी में भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।